हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी पाठशाला। इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स यानी कि भारतीय राजनीतिक विचारकों की सीरीज़ में ये हमारा 4th लेक्चर है। ये वीडियो आपको यूपीएससी, एसपीएससी और इसके साथ में जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स हैं उन सब के लिए तो हेल्पफुल है ही, साथ में नेट जेआरएफ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं कि आज का हमारा टॉपिक क्या है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अरविंद घोष के बारे में। तो सबसे पहले बेसिक चीज़ें कुछ इनके जीवन से रिलेटेड देख लेते हैं। इनका जन्म हुआ था 15 अगस्त 1872 के कलकत्ता में और मृत्यु हुई थी 5 दिसंबर 1950 में पांडिचेरी में। प्रारंभिक शिक्षा की बात करें तो अरविंद के पिता डॉक्टर कृष्णधन घोष उन्हें उच्च शिक्षा दिलाकर उच्च सरकारी पद दिलाना चाहते थे। अतएव मात्र 7 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने इन्हें इंग्लैंड भेज दिया और बहुत ही कम आयु में उन्होंने आईसीएस परीक्षा उत्तीर्ण कर ली थी। इसके साथ ही उन्होंने अंग्रेज़ी, जर्मन, फ्रेंच, ग्रीक और इटालियन भाषाओं में भी निपुणता प्राप्त की थी। तो ये थे इनके जीवन से रिलेटेड कुछ बेसिक चीज़ें। अब चलिए क्वेश्चंस पर आते हैं। पहला क्वेश्चन है, महर्षि अरविंद घोष ने कहा कि स्वतंत्र राष्ट्र में नागरिकों के लिए 3 प्रकार के अधिकार मिलने चाहिए, तीनों में कौन शामिल नहीं है? ऑप्शन है स्वतंत्र प्रेस और अभिव्यक्ति का अधिकार, स्वतंत्र सार्वजनिक सभा करने का अधिकार, संप्रभु शक्ति का अधिकार या फिर संगठन निर्मित करने का अधिकार। तो जो 3 नागरिकों के लिए 3 प्रकार के अधिकार बताए थे महर्षि अरविंद घोष ने, उनमें से संप्रभु शक्ति का अधिकार नहीं था। बाकी तीनों अधिकार हैं, स्वतंत्र प्रेस और अभिव्यक्ति का, सार्वजनिक सभा करने का और संगठन निर्मित करने का अधिकार। ये तीनों ही अधिकार अरविंद घोष के द्वारा बताए गए थे। संप्रभु शक्ति का अधिकार इनमें से नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरविंद घोष ने सन 1890 में केवल 18 वर्ष की आयु में ही आईसीएस यानी कि इंडियन सिविल सर्विसेज की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली थी, परंतु चयनित नहीं हो सके क्योंकि? तो ऑप्शन है घुड़सवारी की परीक्षा में असफल रहे, तैरना नहीं आता था, वे भारतीय नहीं थे या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो उन्होंने उत्तीर्ण की थी परीक्षा, लेकिन वो चयनित नहीं हो पाए थे क्योंकि घुड़सवारी की परीक्षा में वो असफल रहे थे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। डिटेल देख लेते हैं, व्याख्या देख लेते हैं। तो आईसीएस की परीक्षा इन्होंने कम उम्र में ही उत्तीर्ण कर ली थी। इसके साथ ही उन्होंने अंग्रेजी, जर्मन, फ्रेंच, ग्रीक और इटालियन भाषाओं में भी निपुणता प्राप्त की थी। देशभक्ति से प्रेरित इस युवा ने जानबूझकर घुड़सवारी की परीक्षा देने से इनकार कर दिया और राष्ट्र सेवा करने की ठान ली। इनकी प्रतिभा से बड़ौदा नरेश अत्यधिक प्रभावित थे, अतः उन्होंने ही अरविंद जी को अपने शिक्षा शास्त्री के रूप में नियुक्त कर लिया था। बड़ौदा में ये प्राध्यापक, वाइस प्रिंसिपल, निजी सचिव आदि कार्य योग्यता पूर्वक करते रहे और इस दौरान हजारों छात्रों को चरित्रवान देशभक्त बनाया। तो ये उनके करियर की पूरी शुरुआत से लेकर कहानी थी। तो जानबूझकर ही इन्होंने घुड़सवारी की परीक्षा देने से इनकार कर दिया था, इसीलिए इनका चयन नहीं हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरविंद घोष बड़ौदा से अपनी नौकरी छोड़कर कब सक्रिय राजनीति में कूद पड़े? हमने अभी देखा सब कुछ कि बड़ौदा में उनकी नौकरी लगी थी एक प्राध्यापक के रूप में, एक टीचर के रूप में, और वहाँ से उन्होंने 1906 में अपनी नौकरी छोड़कर सक्रिय राजनीति में हिस्सा लेना शुरू कर दिया था। तो ऑप्शन इसका डी सही होगा, 1906। अगला क्वेश्चन है, अरविंद घोष ने सक्रिय राजनीति से संन्यास लेकर आध्यात्मिक चिंतन की दिशा में कार्य किया। तो किस वर्ष कार्य किया? सक्रिय राजनीति में आए थे 1906 में। सक्रिय राजनीति से भी संन्यास लेकर आध्यात्मिक की ओर किस वर्ष चले गए? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1910। 1906 में सक्रिय राजनीति में आए, 4 वर्ष तक सक्रिय राजनीति में हिस्सा लिया, भाग लिया, लेकिन फिर 1910 में सक्रिय राजनीति से भी संन्यास लेकर आध्यात्मिक चिंतन की दिशा में आगे बढ़े। एक्सप्लेनेशन इसकी देखें तो अरविंद घोष ने 1910 में सक्रिय राजनीति से संन्यास लेकर आध्यात्मिक चिंतन की दिशा में कार्य किया और पांडिचेरी में ऑरविले नामक आश्रम स्थापित किया। ठीक है, याद रखिएगा, पांडिचेरी में ही इनकी मृत्यु हुई थी और पांडिचेरी में ऑरविले नामक आश्रम इन्होंने स्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरविंद घोष को भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर किसने कहा? डॉक्टर कर्ण सिंह ने, डॉक्टर फ्रेडरिक स्पजलबर्ग ने, लॉर्ड मिंटो ने या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर कर्ण सिंह ने। अरविंद घोष को भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर कहा डॉक्टर कर्ण सिंह ने। अरविंद घोष को भारतीय विचारकों का राजकुमार किसने कहा? तो ये कहा था रोमन रॉलैंड ने। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, रोमन रॉलैंड। निम्नलिखित में से कौन सा अरविंद घोष के चिंतन में शामिल नहीं है? शांतिपूर्ण प्रतिरोध, नव मानवतावाद, आध्यात्मिक राष्ट्रवाद या फिर विश्व एकता का विचार? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नव मानवतावाद। अरविंद घोष के चिंतन में शांतिपूर्ण प्रतिरोध भी शामिल था, आध्यात्मिक राष्ट्रवाद तो था ही,
क्योंकि एक राष्ट्रवादी थे, लेकिन आध्यात्म की ओर इन्होंने ज़्यादा अपना ध्यान देना शुरू कर दिया था और विश्व एकता का विचार रखते थे। अगर इसकी व्याख्या देखें, एक्सप्लेनेशन देखें, तो अरविंद घोष अपने जीवन के तीसरे चरण में आमूल परिवर्तनीय हो गए। आध्यात्मिक मानववाद को अपनाया, नव मानवतावाद को नहीं। तो इनका जो मानवतावाद था वो आध्यात्मिक मानववाद था, न कि नव मानववाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरविंद घोष किससे प्रभावित हुए? बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ और कृष्ण चरित्र से, हीगल के विचारों से, बर्क के विचारों से, या फिर उपरोक्त सभी? तो इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी। अरविंद घोष बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ और कृष्ण चरित्र से भी प्रभावित थे, हीगल के विचारों और बर्क के विचारों से भी प्रभावित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरविंद घोष से संबंधित है, इनमें से अरविंद घोष से संबंधित क्या है? जीवन का प्रथम चरण उग्र राष्ट्रीयवादी था, जीवन का द्वितीय चरण स्वदेशी और बहिष्कार था, जीवन का तृतीय चरण आमूल परिवर्तनीय था यानी कि आध्यात्मिक मानववाद था, या फिर उपरोक्त सभी? तो ये उपरोक्त सभी होगा इसका आंसर। उनके जीवन को 3 चरणों में बांटकर देखा जाता है आमतौर पर। जीवन का जो पहला चरण था उसमें वो एक उग्र राष्ट्रवादी थे। जब उन्होंने अपनी ICS की नौकरी वो घुड़सवारी में भाग नहीं लिया था और देशभक्ति की ओर चल पड़े थे। जीवन का दूसरा चरण उनका उस समय था जब स्वदेशी और बहिष्कार की लहर चल रही थी देश में, और उसमें उन्होंने अपना योगदान निभाया था, उसमें हिस्सा लिया था। और जीवन का तीसरा चरण उनका तब माना जाता है जब वो आध्यात्म की ओर उनका झुकाव बढ़ा और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से उन्होंने राष्ट्रवाद को बढ़ावा देना शुरू किया। तो ये उनका जीवन का तीसरा चरण था। तो आंसर होगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांडिचेरी का संत किसको माना जाता है? तो पांडिचेरी का संत ये माना जाता है अरविंद घोष को। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरविंद घोष निष्क्रिय प्रतिरोध के कई साधनों का उल्लेख करते हैं जिनमें शामिल नहीं है। ऑप्शन है ब्रिटिश सामान का बहिष्कार, शिक्षण संस्थाओं का बहिष्कार, सैद्धांतिक का विरोध, या फिर न्यायालयों का बहिष्कार। निष्क्रिय प्रतिरोध यानी कि ऐसा प्रतिरोध जिससे कुछ मिलने वाला नहीं है, इसी को कहेंगे निष्क्रिय प्रतिरोध। और उनके निष्क्रिय प्रतिरोध में उन्होंने कुछ चीज़ों को शामिल किया था, जैसे कि ब्रिटिश सामान का बहिष्कार अगर हो रहा है तो वो निष्क्रिय प्रतिरोध है। शिक्षण संस्थाओं का बहिष्कार कर रहे हैं तो वो भी ऐसा प्रतिरोध है जो निष्क्रिय है, क्योंकि शिक्षण संस्थाओं का बहिष्कार करके अपना नुकसान स्टूडेंट्स कर रहे हैं। और न्यायालयों का बहिष्कार ये भी सही नहीं है, ये भी निष्क्रिय प्रतिरोध है। तो ये तीनों शामिल थे। क्वेश्चन में पूछा गया है कौन शामिल नहीं है, तो ऑप्शन सी इसका सही होगा, सैद्धांतिक का विरोध। सिद्धांतों का विरोध करना ये निष्क्रिय प्रतिरोध नहीं है, क्योंकि उनका मानना था कि प्रतिरोध उसका करना चाहिए, विरोध उसका करना चाहिए जो हमारे लिए खतरा हो। और हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा क्या था कि भारतीय संस्कृति, भारतीय जो सिद्धांत थे उन्हें छोड़कर विदेशी सिद्धांत हम पर थोपे जा रहे थे, ब्रिटिश सिद्धांत जो थे वो थोपे जा रहे थे। तो उसी का विरोध करना इन्होंने सबसे ज़्यादा अच्छा माना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा कि भारत अरविंद के माध्यम से संसार को अपना संदेश देगा? रविंद्रनाथ टैगोर ने, बंकिम चंद्र चटर्जी ने, रोला ने, या फिर इनमें से किसी ने नहीं? तो भारत अरविंद के माध्यम से संसार को अपना संदेश देगा, ये कहा था रविंद्रनाथ टैगोर ने। इसकी डिटेल देखें तो रविंद्रनाथ ठाकुर और अरविंद घोष ने इस जन आंदोलन का नेतृत्व किया। बंगाल विभाजन के कारण आंदोलन, इस आंदोलन के विषय में लोकमान्य तिलक ने कहा, बंगाल पर किया गया अंग्रेजों का प्रहार संपूर्ण राष्ट्र पर प्रहार है। अरविंदो घोष ने राष्ट्रीयता की भावना जागृत करने और अंग्रेजों का विरोध प्रदर्शित करने के लिए पत्र पत्रिकाओं में विचारोत्तेजक और प्रभावशाली लेख लिखे। उनके लेखों से जन जन में जागृति आ गई। ब्रिटिश सरकार उनके इस क्रियाकलापों से चिंतित हो गई। सरकार ने अलीपुर बम कांड के अंतर्गत उन्हें जेल भेज दिया। तो यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि कौन से घटना के तहत उन्हें ब्रिटिश सरकार के द्वारा जेल भेज दिया गया था, तो ये था अलीपुर बम कांड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरविंद घोष को भारतीय राजनीतिक विचारकों में सुयोग्यतम और सर्वोत्कृष्ट किसने बताया है? ऑप्शंस हैं डॉक्टर राधाकृष्णन, टैगोर, वैलेंटाइन शिरोल, या फिर विपिन चंद्र पाल। तो ये थे डॉक्टर राधाकृष्णन, ऑप्शन नंबर ए, जिन्होंने भारतीय राजनीतिक विचारकों में अरविंद घोष को सुयोग्यतम और सर्वोत्कृष्ट बताया था। अरविंद घोष के लिए किसने लिखा? जब मैं 1913 में कलकत्ता आया, अरबिंदो तब तक किंवदंती पुरुष हो चुके थे। जिस आनंद और उत्साह के साथ लोग उनकी चर्चा करते, शायद ही किसी और की वैसे करते। किसने कहा था ये? रविंद्रनाथ टैगोर ने, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने, विनोबा भावे ने, या फिर इन सभी ने? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस।
जिन्होंने अरविंद घोष की तारीफ में कुछ ये शब्द कहे थे। और हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का, ब्रिटिश सरकार अरविंद घोष के क्रियाकलापों से चिंतित हो गई। सरकार ने अलीपुर बम कांड के अंतर्गत उन्हें जेल भेज दिया। कितने सदस्यों का समूह था जिन्हें जेल यात्रा करनी पड़ी? तो ये था कुल 40 सदस्यों का समूह। ऑप्शन सी इसका सही होगा, 40। इसकी एक्सप्लेनेशन थोड़ी देखें तो ब्रिटिश सरकार इनके क्रांतिकारी विचारों और कार्यों से अत्यधिक आतंकित थी। अतः 2 मई 1908 को 40 युवकों के साथ उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और इसे हम अलीपुर षड्यंत्र केस के रूप में जानते हैं। उन्हें 1 वर्ष तक अलीपुर जेल में कैद रखा गया। अलीपुर जेल में ही उन्हें हिंदू धर्म और हिंदू राष्ट्र विषयक अद्भुत आध्यात्मिक अनुभूति हुई। कौन सा वर्ष चल रहा है? 1908, है ना। 1 वर्ष तक उन्हें रहना पड़ा, यानी कि 1909 तक उन्हें रहना पड़ा। और उन्होंने सक्रिय राजनीति से कब संन्यास लिया था? 1910 में। यानी कि जो 1 वर्ष उन्होंने जेल में बिताया था उसी में ही उन्हें आध्यात्मिक अनुभूति हुई और आध्यात्मिकता की ओर उनका झुकाव बढ़ा। इस षड्यंत्र में अरविंद को शामिल करने के लिए सरकार की ओर से जो गवाह तैयार किया गया उसकी 1 दिन जेल में ही हत्या कर दी गई। घोष के पक्ष में प्रसिद्ध बैरिस्टर चित्तरंजन दास ने मुकदमे की पैरवी की थी। उन्होंने अपने प्रबल तर्कों के आधार पर अरविंद को सारे अभियोगों से मुक्त घोषित करा दिया और फिर जेल से बाहर निकलकर उनके जीवन का तीसरा चरण की शुरुआत हो जाती है। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें अरविंद घोष के बारे में। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब